हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। यूनिट नंबर 4 से आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। इसके बारे में एक वीडियो लेक्चर हमने और भी प्रोवाइड किया है, लेकिन आज कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए हैं जिसमें सीधे सीधे CAS यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि CAS का फुल फॉर्म क्या होगा। तो CAS का फुल फॉर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन प्रोवाइड करता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने के लिए जो ऑथराइज्ड संस्था है, उस ऑथराइज्ड संस्था का नाम ICWAI है, जिसका फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 28 मई 1959 में यानी कि 28 मई 1959 में हुई। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य लागत लेखांकन से संबंधित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना है। मतलब कॉस्ट अकाउंट से संबंधित जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड करने के लिए किसकी स्थापना हुई है? ICWAI। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ICWAI का फुल फॉर्म क्या है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसकी स्थापना 28 मई 1959 में यानी 28 मई 1959 में हुई। तो इसका काम CAS प्रोवाइड करना है और CAS का फुल फॉर्म कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो होते हैं जो ICWAI प्रोवाइड करता है। अब इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ICAI का फुल फॉर्म क्या है। तो ICAI का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 यानी कि 1 जुलाई 1949 में हुई थी। और ICAI का काम क्या है? तो ICAI का काम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना है। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के लिए एक संस्था और बनाई गई थी 1977 में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 1977 में एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ASC जिसका नाम दिया गया था। ये कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1977 में। और किसके अंडर गाइडेंस बनाई गई थी? ICAI के अंडर में बनाई गई थी। तो एक संस्था जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैटर कवर करती है, और ये संस्था वो है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर कवर करती है। तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल डेटा जो है, फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन और फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड जो गाइडलाइन तैयार की जाती है वो ICAI के थ्रू तैयार की जाती है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा है और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, वो तैयार किए जाते हैं ICWAI। तो हमने ये आपको दोनों इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी अगली स्क्रीन पर चलते हैं, और जो आपके टॉपिक में यूनिट नंबर 4 में डायरेक्टली दिया गया है, उससे संबंधित आज हम चीज़ें आपको यहाँ अब बताने वाले हैं। तो जल्दी से अब हम देख लेते हैं कि लागत का वर्गीकरण यानी कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन हुआ है, जिसमें हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को आज कवर करने वाले हैं। और जो पूरा आज का कवर रहेगा वो CAS 1 के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें सबसे पहले CAS में 7 पॉइंट को आपको, जो 7 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इनको समझना होगा। ये 7 पॉइंट्स आपको जो दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले व्यय की प्रकृति है, मतलब नेचर ऑफ एक्सपेंस है। तो नेचर ऑफ एक्सपेंस क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह आ सकता है कि CAS 1 में व्ययों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एक्सपेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिए आप, इसमें व्ययों को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद लागत केंद्र
केंद्र से संबंध जो लिखा है रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर, तो रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर में पूछा जाएगा एक्सपेंस को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो एक्सपेंस के टाइप यहाँ दो होंगे, यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस होगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर वो दो होगा। तो पहला जो आपको बताया व्ययों की प्रकृति के आधार पर, मतलब नेचर ऑफ एक्सपेंस के आधार पर कितने टाइप के एक्सपेंस होंगे, CASI में, CAS में कितने तरीके से बांटा गया है, तो आपका आंसर पहले का 3 होगा। लेकिन यदि रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग बोला जाए तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। अगर फंक्शनल और एक्टिविटी के आधार पर एक्सपेंस को बांटा जाए तो 5 प्रकार के एक्सपेंस होते हैं, और व्यवहार मतलब प्रैक्टिस के आधार पर बांटा जाए, जो हमारा बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बांटें तो फिक्स्ड होगा, सेमी वेरिएबल होगा और वेरिएबल होगा। तो आज हम इसी सब्जेक्ट मैटर को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने अभी लिखा है कि 3 टाइप, 2 टाइप, उसके बाद हमने बताया 5 टाइप और देन 3 टाइप। तो आज ये सब्जेक्ट मैटर आपका होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली CAS 1 दिया है, और आज हम इसी के संबंध में बिल्कुल टू द पॉइंट अप्रोच आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। जो हिंदी में मैटर दिया गया है वो इंग्लिश में भी मौजूद है, इसलिए इंग्लिश वाले भी परेशान ना हों और स्क्रीनशॉट यहाँ ले लें। और एक बार हम आपको भी बता देते हैं कि CAS 1 के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन हुआ है वो नेचर बेसिस पर कितना है, 3 टाइप का है, नेचर बेसिस पर 3 है। अगर आपको कॉस्ट सेंटर बेसिस पर देखने मिलेगा तो 2 मिलेगा। फंक्शनल एक्टिविटी के आधार पर, अगर हम फंक्शनल एक्टिविटीज़ के आधार पर उसके बेस पर अगर हम कॉस्ट को क्लासीफाई करेंगे तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, और बिहेवियर के आधार पर अगर हम कॉस्ट को देखेंगे तो 3 टाइप मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दें, और जो वीडियो पर नए हैं वो प्लीज़ यहाँ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार से व्ययों को बांटा गया है। तो पहला हमने बेस बताया CAS जिसको हमने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग। अगर आपसे नेचर के आधार पर पूछा जाए कि बाय नेचर कितने प्रकार के व्यय होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला मटेरियल हो गया आपका, जिसको हम सामग्री कहते हैं। दूसरा आपका लेबर हो जाएगा, जिसको हम श्रम या मजदूरी कहते हैं। और तीसरा आपका एक्सपेंस हो जाएगा, जिसको हम व्यय कहते हैं। तो बोलिए कितने प्रकार से नेचर के बेस पर बांटा गया है कॉस्ट को, तो कॉस्ट को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला आपका मटेरियल हो गया, दूसरा आपका लेबर हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, व्यय हो गया। और ये तीनों चीज़ें जब डायरेक्ट नेचर में आती हैं तो तीनों के टोटल को हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ये भी याद रखिए, ये तीनों अगर डायरेक्ट मोड में हैं और अगर ये प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय हैं, तो तीनों के योग को हम मूल लागत यानी कि प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम डायरेक्ट कॉस्ट भी है। तो इसलिए आप याद रखिए CAS 1 में अगर नेचर के अकॉर्डिंग बोला जाए तो आपके व्यय कितने प्रकार के हो जाएंगे, एक्सपेंस 3 प्रकार के हो जाएंगे। अब लागत केंद्र के आधार पर हम आपको बता देते हैं कि कॉस्ट सेंटर के बेसिस पर कितने प्रकार से बांटा गया है। तो स्क्रीन में आगे देख लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये आपके लिए हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी हमने नेचर बेसिस पे बताया एक्सपेंस को। देखिए 3 तरह का नेचर के बेसिस पर दिया है। एक हो गया आपका मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा एक्सपेंस हो गया। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, नेचर के बेसिस पर है। नेचर यानी कि प्रकृति या स्वभाव के आधार पर है। अब दूसरा बेस देख लेते हैं, तो CAS में अब दूसरा बेस कॉस्ट सेंटर को माना है। कॉस्ट सेंटर में आपके दो पॉइंट होंगे, 2 आधार होंगे, डायरेक्ट होंगे और क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। मतलब प्रत्यक्ष होगा और अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष क्या होता है, वही 3 चीज़ें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ 3 आ गए हैं, देख सकते हैं आप इनको, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। और इनडायरेक्ट में भी यही तीनों चीज़ें आ जाएंगी। जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, जो प्रोडक्टिव हैं हम उनको क्या कहेंगे, जो प्रोडक्टिव हैं उनको डायरेक्ट कहा जाता है। याद
याद रखिए, जिसको उत्पादक कहते हैं। और नॉन प्रोडक्टिव जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनुत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक भी 3 प्रकार के आपके एक्सपेंस हो गए, मटेरियल हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और अगर मटेरियल इनडायरेक्ट हो, अगर लेबर इनडायरेक्ट हो और अगर एक्सपेंस इनडायरेक्ट हो तो वो नॉन प्रोडक्टिव माना जाएगा, मतलब कि अप्रत्यक्ष माना जाएगा, अनुत्पादक माना जाएगा। तो हिंदी में 2 नाम हो गए, अनुत्पादक या अप्रत्यक्ष हो गए। इंग्लिश में भी 2 नाम हो गए, नॉन प्रोडक्टिव और इनडायरेक्ट। और प्रोडक्टिव को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे। तो आपसे पूछा जाए कॉस्ट सेंटर बेसिस पर अगर एक्सपेंस को बांटा जाए तो कितने प्रकार के मेनली होंगे, तो मेनली आपका डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट होगा। और डायरेक्टली इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्टिव एंड इनडायरेक्टली इज़ रिलेटेड टू नॉन प्रोडक्टिव। अब हम आगे देख लेते हैं कि तीसरा टाइप आपका क्या होगा। ये हिंदी में आपको दिया गया है मटेरियल, लेकिन हम इंग्लिश में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि क्रियाओं के आधार पर या कार्य के आधार पर, जिसको हम फंक्शनल या एक्टिविटीज़ के आधार पर हम व्ययों को बांटें, तो यहाँ कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, 5 प्रकार से बांटा जा सकता है। इस 5 प्रकार के व्ययों को आपको नोट कर लेना है कि पहला टाइप क्या होगा। तो नंबर 1 पहला टाइप आपको देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा। पहला प्रोडक्शन कॉस्ट आपका हो जाएगा, जिसको हम उत्पादन लागत कहते हैं। और उत्पादन लागत में जनरली क्या होता है, तो उत्पादन लागत में जनरली आपकी वो लागतें आती हैं जिसमें डायरेक्ट भी आ जाती हैं और इनडायरेक्ट भी आती हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली जाती है। और इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट क्या आएगा, एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिस पर प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। इस प्रोडक्शन कॉस्ट को हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। तो याद रखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग होता है और प्रोडक्शन कॉस्ट अलग होती है। ये हम उत्पादन लागत यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इसमें कारखाने से संबंधित व्ययों को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस भी प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर लिए जाते हैं। ये आपका पहला टाइप हुआ। अब दूसरा टाइप हम देख लेते हैं क्या है। तो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम प्रशासनिक लागत कहते हैं। पहली लागत आपकी क्या हो गई, पहली लागत आपकी उत्पादन लागत हो गई और दूसरी लागत का नाम आपका क्या है, प्रशासनिक लागत है। तो प्रशासनिक लागत, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को हम समझ लेते हैं। तो प्रशासनिक लागत वो होती है जिसमें हम ऑफिस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंस को भी हम प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी कॉस्ट आ जाती है। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार कि बैंक व्यय यानी कि बैंक चार्जेस किस में आएगा, तो बैंक चार्जेस किस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आएगा। अगर आपसे पूछ लिए जाए कि फैक्ट्री एक्सपेंस कहाँ आएंगे, तो फैक्ट्री एक्सपेंस किस में आएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट में आएंगे। आगे आपसे पूछ लिए जाए ऑडिट एक्सपेंस कहाँ आएंगे, तो ऑडिट एक्सपेंस आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कानूनी व्यय यानी कि लीगल चार्जेस कहाँ आएंगे, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आएंगे। तो क्वेश्चन ऊपर से नहीं आएंगे, बल्कि इंटरनल जो मैटर होता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और अब पढ़ाई जो है वो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल हो गई है, तो आपको फैक्ट समझना होंगे, आपको लेक्चर को पूरा देखना होगा और डीपली उसका एनालिसिस करके आंसर देना होगा। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें। और इसी टाइप का मटेरियल लेकर हम अपने पेड कोर्स को लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक उसके मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी से हमसे कांटेक्ट कर लें। हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डीपली प्रोवाइड कर देंगे कि हम किस तरीके से स्टूडेंट का एनालिटिकल थिंकिंग उसके अंदर जनरेट कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में उसको सही आंसर निकालने में परेशानी ना हो। तो आप बहुत जल्दी इंटरनल फैक्ट को जानने के लिए हमारे पेड कोर्स से जुड़ जाएं। हमारी ये जो डेमो क्लास अभी आप देखते हैं यूट्यूब पर, ये डेमो क्लास सिर्फ हमारी टीचिंग स्टाइल्स को बताने के लिए और हमारे सब्जेक्ट मैटर को, एक्सप्लेनेशन पावर को बताने के लिए होती है।
इससे आप हमारी मेन क्लास का अंदाज़ा ना लगाएं। हमारी मेन क्लास में हम इससे कहीं ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वीडियो लेक्चर भी हैं, जहां आपके लिए PDF फाइल भी हैं स्टडी मटेरियल के रूप में। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी MCQ सीरीज़ है, जिसमें हम MCQs, मैच द कॉलम, और इसके साथ साथ हम आपको ट्रू एंड फॉल्स मैच द कॉलम, और उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक, और इसके अलावा वन लाइनर सेंटेंस। तो काफ़ी कुछ हमारे स्टडी मटेरियल में है। इसकी डीपली अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करें। चलिए अब हम तीसरी कॉस्ट को देख लेते हैं। तो तीसरी कॉस्ट आपकी क्या है? पहली कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, उत्पादन लागत हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपकी प्रशासनिक लागत हो गई। और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में क्या आता है, अभी हमने कुछ बातों को डिस्कस किया, लेकिन इसकी संपूर्ण जानकारी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे डिटेल्ड वीडियो में मिलेगी, जो कि हम पेड ग्रुप में दे रहे हैं। अब तीसरी लागत क्या होती है? तो तीसरी लागत इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो वो होती है सेलिंग कॉस्ट होती है, जिसको हम हिंदी में विक्रय लागत या बिक्री लागत कहते हैं। तो ये आपकी तीसरी लागत है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये आपके बेस 3 के अकॉर्डिंग है, जिसको हम फंक्शनल और एक्टिविटी के बेसिस पर एक्सपेंस में बांट रहे हैं, उसके आधार पर बता रहे हैं। तो ये तीसरी कॉस्ट हो जाएगी। अब सेलिंग कॉस्ट में क्या होता है? तो सेलिंग कॉस्ट में सेल्स पर रॉयल्टी आती है। सेलिंग कॉस्ट में आपके क्या आते हैं? जो बिक्री अनुसंधान की लागत होती है, बिक्री अनुसंधान जिसको या विपणन अनुसंधान हम कहते हैं, मतलब इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च का अगर कोई एक्सपेंस आएगा तो इसमें आएगा। याद रखिए, मार्केटिंग रिसर्च का अगर प्रोडक्शन रिसर्च का है तो इसमें नहीं आएगा, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा, 5वें नंबर पे जाएगा। तो सब्जेक्ट की बहुत बारीकियां हैं। अगर उन बारीकियों से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्स से जल्दी से जुड़ जाएं। अब चौथा नंबर देख लेते हैं क्या है। चौथी कॉस्ट का नाम आपका है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और इस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम वितरण लागत कहते हैं। वितरण लागत कहते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या आता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आपका ये आता है कि जब गुड्स तैयार हो गया, बिक्री योग्य हो गया, अब उसको आपके गोदाम से ग्राहक के गोदाम तक या ग्राहक के ऑफिस तक पहुंचाने में जो एक्सपेंस होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होंगे। इसमें रास्ते का रेल भाड़ा भी आ सकता है, इसमें जो डिलीवरी वैन है उसके एक्सपेंस भी आ सकते हैं, या कंटेनर हमने जो भरे हुए भेजे थे वो कंटेनर खाली आए तो उससे संबंधित एक्सपेंस भी वितरण लागत में आएंगे। तो इसका संबंध जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से है। ये चौथे नंबर की कॉस्ट है। किसके अकॉर्डिंग? बेस 3 के अकॉर्डिंग ये चौथे नंबर की कॉस्ट है। अब 5वें नंबर की कॉस्ट क्या होगी? तो 5वें नंबर की कॉस्ट को हम R&D कहते हैं, जिसका नाम फुल फॉर्म आप जानते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसको शोध एवं विकास की लागत कहते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आपके 5वें नंबर की लागत होगी, बेस्ड ऑन फंक्शनल और एक्टिविटीज़। तो फंक्शनल और एक्टिविटीज़ के आधार पर यदि हम कॉस्ट को डिवाइड करें तो 5वें नंबर की कॉस्ट आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट का संबंध याद रखिए किससे है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का संबंध प्रोडक्शन से है, यानी किसी प्रोडक्ट को, किसी नए प्रोडक्ट को हम किस तरीके से और अच्छा बनाएं ताकि कस्टमर के लिए वो बहुत यूजेबल हो और अच्छा यूजेबल हो और प्रीमियम क्वालिटी कस्टमर तक पहुँचे। तो जब बात प्रोडक्ट की क्वालिटी की आएगी तो उसका रिलेशन किससे होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होगा। और अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु के संबंध में अगर मार्केटिंग रिसर्च हुआ है तो मार्केटिंग रिसर्च का एक्सपेंस किस में आएगा? सेलिंग कॉस्ट में आएगा। तो मार्केटिंग रिसर्च यानी विपणन अनुसंधान की व्यय किस में आएंगे? सेलिंग कॉस्ट में आएंगे, मतलब विक्रय लागत में। लेकिन उत्पाद के संबंध में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तो उसका संबंध किससे होगा? आपके 5वें नंबर से होगा। तो इस तरीके से ये 5 प्रकार से इस व्यय को बांटा जाएगा। अब आगे स्क्रीन पर देख लेते हैं कि आगे और क्या दिया है। तो आगे आपको दिया गया है, फोर्थ आपका बेस दिया गया है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ऑफ कॉस्ट में क्या आएगा? 3 प्रकार से लागतों को बांटा जाता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस और सेमी वेरिएबल। हिंदी में अगर हम व्यवहार के आधार पर बांटें, व्यवहार मतलब होता है कि किस प्रकार से व्यय का व्यवहार होगा। तो पहला आपका स्थायी हो जाएगा, जिसको हमने इंग्लिश में फिक्स्ड लिखा।
दूसरा वेरिएबल हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील कहते हैं या परिवर्तनीय कहते हैं। और सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होगा, अर्ध परिवर्तनशील व्यय होगा, जिसको हम सेमी वेरिएबल कहते हैं। तो एक ऐसा व्यय जो कुल व्यय में कभी बदलता नहीं है, जिसका कुल व्यय हमेशा स्थायी रहेगा, उसको हम स्थायी व्यय कहते हैं। मतलब ऐसा फिक्स्ड एक्सपेंस जो टोटल अमाउंट में हमेशा फिक्स्ड रहेगा, चाहे 1000 यूनिट बनाए चाहे 2000 यूनिट बनाए, वो टोटल एक्सपेंस बदलता नहीं है, तो उसको हम फिक्स्ड एक्सपेंस कहेंगे। तो ये किसके दृष्टिकोण से है, उसके बिहेवियर के दृष्टिकोण से है। बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 प्रकार से एक्सपेंस को बांटेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस और सेमी वेरिएबल। अब वेरिएबल को क्या कहेंगे, अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो तो इस एक्सपेंस में भी इंक्रीज़ हो जाता है प्रोपोर्शन बेस पर, यानी अनुपातिक आधार पर। यदि 1000 इकाइयों से हम 2000 करेंगे, डबल करेंगे, तो ये व्यय भी डबल हो जाएगा। और अगर हम 10% प्रोडक्शन कम करेंगे तो ये व्यय भी 10% कम हो जाएगा। तो ऐसा व्यय जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर घटता या बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ गया तो एक्सपेंस बढ़ गया, प्रोडक्शन घट गया तो एक्सपेंस घट गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, वेरिएबल एक्सपेंस। अब सेमी वेरिएबल क्या होते हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस वो होते हैं जिनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग स्थायी होगा और एक भाग परिवर्तनशील होगा, मतलब सम पार्ट इज़ फिक्स्ड एंड सम पार्ट इज़ वेरिएबल, सो दैट इज़ कॉल्ड सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल की खासियत है इसके कुछ भाग में वृद्धि होगी, जो वेरिएबल पार्ट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो सेमी वेरिएबल और जो आपका फिक्स्ड पार्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। मतलब सम पार्ट इज़ इंक्रीजिंग एंड सम पार्ट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, इट विल बी फिक्स्ड। सो दिस टाइप एक्सपेंस इज़ कॉल्ड सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। मतलब एक ऐसा व्यय जिसका कुछ भाग बदलता है कुछ भाग नहीं बदलता, उन्हें अर्ध परिवर्तनशील कहते हैं। तो ये आनुपातिक आधार पर कुछ भाग बदलेगा और कुछ भाग नहीं बदलेगा, तो वो सेमी वेरिएबल हो जाएगा। और जो प्लस होने पर प्लस हो जाता है, यानी उत्पादन बढ़ाने पर वह बढ़ जाता है, उत्पादन घटाने पर वह घट जाता है, और उसी रेशियो में घटता है जिसमें प्रोडक्शन को घटाया या बढ़ाया गया है, तो वो वेरिएबल होगा। और जो प्रोडक्शन के घटाने या बढ़ाने पर हमेशा एक सा रहता है वो फिक्स्ड कहलाता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 बेस बताए हैं। इस पूरी की अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए है कि कौन सा व्यय किस पर्टिकुलर जो है वो एक्सपेंस में आएगा, किस लागत में आएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि कारखाने के व्यय कहाँ आएंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड, तो वो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ आएंगे, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, यानी प्रबंध संबंधी व्यय प्रशासन में जाएंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑफिस का रेंट कहाँ आएगा, तो वो भी प्रशासनिक व्यय में जाएगा। इस तरीके से डीपली क्वेश्चन बीच से आ जाते हैं, जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि अब पढ़ाई का नेचर बदल चुका है। अब पढ़ाई कॉन्सेप्चुअल हो चुकी है और अब फैक्चुअल हो चुकी है। तो इन सारे फैक्ट की अगर आपको प्रॉपरली नॉलेज चाहिए है तो हमारे पेड कोर्स को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और वीडियो कैसा लगा है, आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से आप लाइक का बटन दबा दें और एक अच्छा सा कमेंट जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। Thank you so much to all of you.